हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड रिसोर्सेज में कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अपने टॉपिक को यहाँ पर देखते हैं। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, यानी कि क्रॉप की जो फसल है, जो क्रॉप है, जो फसल है उसमें उसके उत्पादन में किस प्रकार से वृद्धि की जाती है। तो आपने एक शब्द पढ़ा था संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमने कहा दो अलग अलग वैरायटी जो कि सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज दो सेम जीनस से बिलोंग करते हैं और दो अलग अलग जीनस के स्पीशीज के बीच में यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ही चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी हैं। अगला जो हमारे पास पार्ट आता है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन। क्या होता है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन, एक बार पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। आपने कहा a gene that can provide a desirable characteristic to a crop are introduced in this process. As a result, we obtain a genetically modified crop. आपने कहा एक जीन को किसी फसल को वांछनीय विशेषताएं प्रदान एक जीन जो किसी फसल को वांछनीय विशेषताएं प्रदान कर सकता है उसे इस प्रक्रिया में पेश किया जाता है। परिणाम स्वरूप हमें आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें प्राप्त होती हैं। दो तरीके हमने कहे, एक तो हमने कहा संकरण। ठीक है, संकरण में आपने क्या कहा, हमने कहा पैडी की जो वैरायटी है, जो धान की वैरायटी है वो PA है, PB है। ठीक है, दोनों ही क्या है यहाँ पे प्लांट हैं, दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, प्लांट होंगे इस प्रकार से। ठीक है, दोनों इस प्रकार से प्लांट हैं। PB भी क्या है, एक प्लांट है। और डायग्राम समझ देख के आप समझ गए होंगे कि हमने इनमें जो डिफरेंस देखा था वो क्या यहाँ पर देखा था। एक क्वेश्चन अगर हम हटके देखें, यहाँ पर आप देख रहे हैं लीफ को और आपने देखी रूट यहाँ पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर किस टाइप की लीफ और किस टाइप की रूट है, यहाँ पर वेनेशन की बात की जा रही है लीफ में, और टाइप्स ऑफ रूट में हमने क्या देखा था, हमने कहा अगर हम लीफ देखें तो लीफ में क्या कौन सा विन्यास है, समांतर सिरा विन्यास। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, बट कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसीलिए आपको क्या करना है, हर एक चीज को ध्यान में रखना है। समांतर सिरा विन्यास किस प्रकार से होता है, ये लीफ है इस प्रकार से, और इसमें जो आपने कहा शिराएं होती हैं वो कैसी होती है, पैरेलल होती है, इसीलिए इसे पैरेलल वेनेशन हम कहते हैं। ठीक है, पूरी पैरेलल होती है। तो हमने कहा जिस पौधे की पत्ती में समांतर सिरा विन्यास होता है उसकी रूट कैसे होगी, उसकी रूट आपने कहा कि यहाँ पर कैसे होगी, फाइब्रस रूट होगी, यानी कि रेशेदार जड़, फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़। ठीक है, क्लियर है इतना, इतना आप समझ गए हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार के जो आपने देखा होगा समांतर सिरा विन्यास या पैरेलल वेनेशन, रेशेदार जड़ें या फिर फाइब्रस रूट जो होती हैं वो मोस्टली हमें मोनोकॉट में देखने को मिलती है। अब मोनोकॉट क्या होते हैं, जिसमें एक सिंगल कॉटलीडॉन होता है। कॉटलीडॉन समझते हैं आप लोग, जैसे अगर हम डाइकॉट कीजिए तो मोनोकॉट है, अगर हम बात करें डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट में आपने कहा एक कॉटलीडॉन इधर होता है, एक कॉटलीडॉन इधर होता है, ये बीच में क्या है आपने कहा एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है। वही सेम अगर हम मोनोकॉट की जब आपने बात की होगी, जहां पर आपने क्या बनाया है, यहाँ पे वीट का सीड हमने बनाया था, उसमें हमने दो कॉटलीडॉन नहीं दिखाए थे, उसमें हमने क्या किया था, एक सिंगल कॉटलीडॉन इस प्रकार से आपने एक सीड देखा था, और हमने वहाँ पे सिंगल कॉटलीडॉन को दिखाया था। यानी कि कॉटलीडॉन का मतलब है, सिंपल सी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बीज एक पूरा एक बीज है, या बीज दो बराबर भागों में हम उसे विभाजित कर सकते हैं जो नेचुरली होते हैं, जैसे मटर का दाना है, जैसे राजमा के सीड आपके पास आते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है यहाँ पे। अब ये तो है बेसिक सी चीजें, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने कहा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली हमने क्या पढ़ा था उसमें,
कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये PA है, ये PB है। अब यहाँ पर हमने कहा क्या चीजें हुई होंगी, देखिए ये तो आप समझ गए हैं। हमने कहा हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि हमने क्या कराना है, संकरण कराना है। यहाँ पर संकरण कैसे होगा, हम इनमें कराएंगे यहाँ पर पॉलिनेशन, इनमें कराएंगे पॉलिनेशन, क्योंकि ये अलग अलग वैरायटी से बिलोंग करते हैं। PA PB क्या है, जो धान है उसकी अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग वैरायटी से बिलोंग करते हैं। हमने माना कि ये क्या है, फीमेल प्लांट है। PA का हमने फीमेल प्लांट ले लिया है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों होंगे, हमने फीमेल लिया है। और PB का हमने मेल प्लांट ले लिया है। अब फीमेल प्लांट में आप क्या कर देंगे, इस प्रकार से अगर हमने बनाया प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए। और यहाँ पर ये इसके क्या है, ये एंथर है जो बाइलोब्ड है, इस प्रकार से इसमें क्या है, पॉलन ग्रेन है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है ये आपको बताया जा रहा है, ठीक है, बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है वो बताया जा रहा है। अब हमने कहा हम सबसे पहले तो जो फीमेल प्लांट है, अगर हमने कहा जैसे बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं जिसमें पिस्टिल और स्टेमेन दोनों होते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, स्टेमेन को हटा देंगे। क्या कहा था उसे, इमैस्कुलेशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको ध्यान में रखने हैं, इमैस्कुलेशन कहते हैं। क्या होता है इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन और स्टेमन। या तो आप पॉलन, इस पौधे से या तो आप सिर्फ पॉलन ग्रेन को जो आपका वो है एंथर है, ठीक है, एंथर वाले पार्ट को हटा रहे हैं, एंथर, या पूरे पार्ट को हटा रहे हैं, एंथर और फिलामेंट दोनों को ही हटा रहे हैं, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ एंथर को भी हटाएंगे तो यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि एंथर में ही पॉलन ग्रेन होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने कहा ना तो हमें यहाँ पर PA में सेल्फ पॉलिनेशन करानी है, स्वपरागण करवाना है, ना ही हमें PA में क्या कराना है, यहाँ पर पर परागण करवाना है। पर परागण का मतलब है कि हो सकता है कि कोई तो दूसरा पौधा है PA, उसके पॉलन ग्रेन इसमें आ जाए। हमें स्पेसिफिक कंडीशन क्रिएट करनी पड़ती है जिससे कि PA का पॉलिनेशन PB से ही हो सके। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो इसके जो एंथर हैं उसे हटाने के प्रोसेस को इमैस्कुलेशन कहते हैं। देन हमने क्या कर दी है, यहाँ पर बैगिंग कर दी है, ठीक है, इस प्रकार से। पूरा नहीं होता है बैगिंग, सिर्फ अपर पार्ट में होता है, ठीक है, बैगिंग कर दी है हमने। अब ऐसा नहीं है कि सेम यही प्रोसेस आप हर एक फसल में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। आपको एक जर्नल प्रोसेस बताई जा रही है। अगर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो उसकी जर्नल प्रोसेस हम देख रहे हैं। यहाँ पर बैगिंग करा दी है। अब जब हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एग है, जो एग सेल है, जो फीमेल गैमेट है वो मेच्योर हो गई है, और यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है उनके अंदर जो मेल गैमेट है वो मेच्योर हो गए हैं। हमने इस बैग को रिमूव कर दिया है। बैग को रिमूव किया तो हमने पॉलन ग्रेन लिए और स्टिग्मा पर क्या कर दिए हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर दिए हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन है इनसे मेल गैमेट बनेंगे, और यहाँ पर जो फीमेल गैमेट होगी इससे इसका फ्यूजन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और आगे क्या करेंगे, सीड का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे आप देखते हैं फली है, फली में पहले क्या लगेंगे, फूल लगते हैं, फूल में क्या होगा, फिर पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। अब हमने कहा इसके फलस्वरूप हमारे पास एक पौधा आया है, ठीक है, इसके फलस्वरूप हमारे पास एक पौधा आया है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो फली है उस पे लगते हैं सीड, यानी कि जो बीज लगते हैं। हमारे पास जो बीज आए हैं, हमने कहा दोनों की कैरेक्टर आए हैं। इसमें हमने क्या बोला था, यहाँ पर जब आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था तो हमने कहा था PA और PB दो प्लांट हमारे पास आते हैं, ठीक है। PA में जो पैदावार है वो बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छी है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अच्छी नहीं है। PB में हमने कहा कि इसकी पैदावार बहुत अच्छी तो नहीं होती है, लेकिन इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, अच्छी है। तो हाँ, इन दोनों के कैरेक्टर इसमें आ गए हैं, ये तो है संकरण। अब हमने कहा जीन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ जीन जिसे कहते हैं, इसमें क्या होता है, ये जो प्रोसेस है इससे हटकर प्रोसेस होती है जो काफी स्पेसिफिक और माइक्रोस्कोपिक होती है। क्या करते हैं उसमें देखिए, सेम एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है, PA और PB। PA और PB आप समझ रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो हमने कहा कि हम धान की फसल को ले रहे हैं, जो पैडी है पैडी की हम वैरायटी ले रहे हैं। पैडी की एक वैरायटी है PA और पैडी की दूसरी वैरायटी है PB, यानी कि धान की दो फसलें हैं, एक का नाम है PA, दूसरी का नाम है PB, अलग अलग वैरायटी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, हमने कहा ये है PA,
ये है PB। जेनेटिक मटेरियल होता है हर एक चीज का। हमने कहा हर एक जो जीव है उसमें उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ही वो चीज है जिससे कि वो क्या करता है, अपनी संतति में उसे पास करता है, और इस प्रकार से जो जनरेशन टू जनरेशन ये जो ट्रांसफर है वो चलता रहता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, चाहे वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं, चाहे इंटरनल फीचर्स हैं, चाहे आपकी बॉडी में जो भी मैकेनिज्म चल रही है, सभी चीज़ों के लिए सभी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है वो आपके डीएनए में होती है। हर एक इंसान का डीएनए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि फिंगर प्रिंटिंग जो होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, या फिर आपने कहा कि जो डीएनए टेस्ट होता है, या फिर आपने देखा होगा कि जो भी क्रिमिनल होता है वहां पर भी क्या होते हैं, जो फिंगरप्रिंट है उनको लिया जाता है और वहां से मैच किया जाता है डीएनए को। तो हर एक व्यक्ति का जो डीएनए है वो स्पेसिफिक है यहाँ पर। क्लियर है? अब होगा क्या, हमने कहा पीए का जो जेनेटिक मटेरियल है इसे बना लेते हैं इस प्रकार से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान रखिए हम ये सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है जो जनरल प्रोसेस है वो सेम होगी, लेकिन अलग अलग जो यहाँ पे स्पीशीज हैं उनके लिए जो प्रोसीजर है वो अलग अलग थोड़ा हो सकता है। जनरल प्रोसीजर सेम है, बट हमने कहा कि अगर हम स्पेसिफिकली किसी चीज के बारे में पढ़ेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हम देख रहे हैं कि जीन का ट्रांसफर या जीन का इंट्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो हम देख रहे हैं। तो हमने कहा यह है पीए का जेनेटिक मटीरियल और यह है पीबी। ये है पीबी का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने कहा पीए में कोई एक जीन है जो क्या है, प्रोडक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है वो ये है। ठीक है, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी का गुण देखा था। पीबी में जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी है, वो जीन जो हमारे पास आते हैं वो है ये। तो हमने कहा कि ये क्या है, हमारे पास जीन आते हैं। अगर मैं जीन कहूँ कि जीन क्या होती है, तो आपने कहा यूनिट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए which is responsible for any specific character। ठीक है, जीन क्या है, यूनिट ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए जो कि किसी विशेष लक्षण या जो किसी लक्षण के लिए विशेष ना भी कहें। हमने कहा जीन वो है जो कि यहाँ पर क्या होता है, अलग अलग जो कैरेक्टर है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं तो हम हर बार क्या एग्जाम्पल लेते हैं, हमने कहा कि आपकी हाइट जो है, ठीक है, आपकी हाइट अच्छी है, आप लंबे हैं, या फिर आपकी हाइट क्या है, मीडियम है, या फिर आपकी हाइट बहुत छोटी है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो जीन है, जो ग्रोथ से रिलेटेड जो जीन आपका होगा। ठीक है, दूसरा हमने कहा कि आपकी बॉडी का कलर, कि आप बहुत ज्यादा गोरे हैं, आप कम गोरे हैं, आप मीडियम हैं या आप सांवले हैं, ये भी आपके जीन पे डिपेंड करता है कि आपका जो जीन है वो किस प्रकार का कैरेक्टर प्रोड्यूस कर रहा है। इंटरनल कैरेक्टर पर हम देखें तो इंटरनल कैरेक्टर में हम ग्रोथ में जाएंगे, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जितना रिलीज होगा उतनी अच्छी आपकी ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ जो है आपकी, आपने का अपीयरेंस अगर हम देखें तो एक्सटर्नली होता है, एक्शन हम देखें तो इंटरनली होता है। तो हमने कहा ग्रोथ हार्मोन जो है आपका वो जितना ज्यादा रिलीज होगा उतनी ज्यादा आपको हाइट देखने को मिलेगी। ग्रोथ हार्मोन जो रिलीज होता है वो किस बेसिस पे होता है, आपने कहा आपका जो जीन है उसके बेसिस पे क्या होगा, रिलीज होगा। आपने कहा आपके हेयर लेंथ हो गया है, हेयर कलर हो गया, आईज कलर हो गया है, आपकी वॉइस है यहाँ पे, ये सारे जो कैरेक्टर होते हैं जितने भी आपके इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं उसके लिए होता है जीन। अब एक और चीज है, आपने एक ग्लैंड पढ़ी है पैनक्रियास, पैनक्रियास से रिलीज होता है एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस जिसे कहते हैं इंसुलिन। इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, इंसुलिन करता क्या है, आपके ब्लड में इंसुलिन क्या करेगा, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है, अधिक मात्रा में जो ग्लूकोज होता है, उसे कैप्चर कर लेता है और उसे स्टोर कर देता है, उसे कैप्चर करने का काम करता है, जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहता है।
अगर इंसुलिन कम हो जाता है तो आपने कहा कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसे इंसुलिन कैप्चर नहीं कर पाएगा, ठीक है, और जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं। आजकल आपने देखा है कि जो शुगर, जो डायबिटीज़ है, यहाँ पर थायराइड है, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हो गई हैं जो हर दूसरे व्यक्ति को हो रही हैं, ठीक है। एज बढ़ने पर आप इसे देख सकते हैं, और आजकल ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ज़्यादा एज के लोग हैं उन्हीं में देखने को मिलता है, आप बच्चों में भी इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो इसके जो सिम्टम्स है वो भी आप जानते हैं, ठीक है। अब हम अपने जो टॉपिक है उस पे आते हैं। हमने कहा पैनक्रियास से होता है इंसुलिन सिक्रीट। हमने कहा सिर्फ पैनक्रियास से ही इंसुलिन क्यों सिक्रीट होता है, अगर आपको ध्यान होगा। चलिए आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इस चीज़ को। हम जब आप क्लास 9th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल, ठीक है, चैप्टर आपने सेल पढ़ा है, सेल के बाद आपने टिश्यू भी पढ़ा है, तो आप सेल के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने कहा एक जो सेल हमारा होता है, क्या पढ़ा था हमने, हमारा एक सेल होता है, उसमें होती है क्या, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसमें हमने कहा बीच में होता है यहाँ पर न्यूक्लियस, और यहाँ पर बीच में भरा होता है साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भरा होता है। अगर इस न्यूक्लियस की बात करें, ये जो न्यूक्लियस आपका आता है, ये न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो एक्चुअली में न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, पोरस होती है यहाँ पर, और इसके अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। हर एक जीव के, यही हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस आपको सब में मिलता है। अगर आप प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल की आपने बात की है, और अगर आप यूकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं तो यूकैरियोट सेल में आपने कहा आपको न्यूक्लियस मिलता है, चाहे आप प्लांट सेल की बात करें चाहे आप एनिमल सेल की बात करें। अगर प्रोकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल वहाँ पे भी होगा, बट न्यूक्लियस की बात नहीं होगी। हमने कहा जेनेटिक मटेरियल सभी में होता है, ठीक है, और मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है, ये भी हमने बात की है। अब हमने कहा जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो हर सेल में होगा। हम अपनी अगर बात करें तो हमने कहा ये हमारी हर सेल की जो हर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ये है। आपकी बॉडी में आपके हेड से लेकर टो तक जो भी सेल्स आपकी होती हैं उन सभी में ये पार्ट्स क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। सभी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी सेम पाया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बॉडी की एक सेल में जो डीएनए है वो अलग है और दूसरी सेल में जो डीएनए है वो अलग है, ऐसा होता है, नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो आपने कहा कि जब यहाँ पर पेरेंट्स से डीएनए टेस्ट करवाते हैं तो वहाँ पर वो मैच नहीं होता, क्योंकि जब अपनी ही बॉडी का जो अलग अलग सेल में जो डीएनए है वो वैरी करता है, तो आपने कहा कि माता पिता का अपनी संतान से जो डीएनए मैच करवाया जाता है वहाँ पर वो कैसे मैच होता। हमने कहा हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनमें जो डीएनए है वो सेम होगा, ठीक है। अब हमने कहा पैनक्रियास की जो सेल है, पैनक्रियास की जो सेल है वहां पर जो डीएनए वो भी सेम है। मैंने कहा मेरी स्किन की जो सेल्स हैं उनमें जो डीएनए है वो भी क्या है, सेम है। यहाँ पे मैंने कहा मेरे लिवर की जो सेल्स है उनमें जो डीएनए है वो भी यहाँ पर सेम है। क्वेश्चन ये आता है कि सिर्फ पैनक्रियास ही क्यों इंसुलिन को रिलीज कर रहा है, क्यों आपका लिवर ही बाइल को रिलीज कर रहा है, क्यों आपकी सलाइवरी ग्लैंड ही सलाइवा को रिलीज कर रही है, क्यों आपकी स्वेट ग्लैंड ही जो आपका स्वेट है या पसीना है उसे रिलीज कर रही है। कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि हमें यही बताया जाता है, जब आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो आपको यही बताया गया है कि हर एक सेल में जो डीएनए है वो हमारा सेम होगा, ठीक है। ध्यान रखिए हम एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है कि मेरे पैनक्रियास की सेल और दूसरे व्यक्ति की पैनक्रियास की सेल में जो डीएनए है वो सेम होगा, वो सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। बट अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो मैंने कहा मेरी पैनक्रियास की सेल है, लिवर की है, स्किन की है, सभी में जो डीएनए है वो सेम है। अगर डीएनए सेम है तो डीएनए का काम अगर हम देखें तो डीएनए का काम क्या होता है, ये है डीएनए। हमने कहा डीएनए का काम क्या होता है, डीएनए में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपकी डीएनए में होती है, ठीक है। और आपने कहा कि यहाँ पर हमने कहा कि जो डीएनए का पार्ट होता है जो कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। मैंने ये भी कहा आपको कि जो यहाँ पर पैनक्रियास रिलीज हो, जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है उसके लिए भी क्या है, जीन उत्तरदायी है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जिस जो जीन इंसुलिन के रिलीज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो हमारी हर सेल में पाया जाता है? बिल्कुल पाया जाता है, क्योंकि डीएनए तो सेम है ना, डीएनए सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये इंसुलिन का जीन है,
अब सेम यही डीएनए मेरी दूसरी सेल में भी होगा, सेम यही डीएनए मेरी हर सेल में होगा। इट मीन्स कि हर सेल में इंसुलिन का जीन पाया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि क्यों सिर्फ पैनक्रियाज ही इंसुलिन को रिलीज कर पा रहा है, क्योंकि हमने कहा सिर्फ इंसुलिन में ही, सिर्फ पैनक्रियाज ही एक ऐसा ऑर्गन है जहां पर इंसुलिन का जो जीन है वो एक्टिव होता है। बाकी जो अदर सेल होती है वहां पर इंसुलिन का जो जीन है वो इनएक्टिव होगा। और ऐसा हर जगह पे है। जैसे कि हमने कहा कि पसीना आता है, ठीक है, स्वेट जो स्वेटिंग होती है स्वेट ग्लैंड से आता है। सिर्फ स्वेट ग्लैंड से क्यों आ रहा है? क्योंकि स्वेट ग्लैंड के लिए जो स्वेट के लिए जो जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा सिर्फ वो आपकी स्वेट ग्लैंड में ही एक्टिव है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि हमारे लीवर से बाइल निकलता है, आपने डाइजेशन पढ़ा है, तो सिर्फ लीवर से ही क्यों बाइल निकल रहा है? क्योंकि आपने कहा कि बाइल के रिलीज होने के लिए जो जीन उत्तरदायी है वो सिर्फ लिवर में एक्टिव होता है। तो यही सारी चीजें सेम आप हर एक प्रोसेस पे, जो भी चीजें या जो भी प्रोसेस आपके बॉडी में हो रही है ये हर एक सेल पे क्या करता है, अप्लाई होता है। कि जो चीजें जिस सेल में हो रही है इट मीन्स कि वो जो जीन है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में क्या है, यहाँ पे एक्टिव है। तो हमने कहा इंसुलिन का जो जीन है वो आपके पैनक्रियाज में ही क्या होगा, एक्टिव होगा। अब ये चीजें जो है वो सेम है। अब ये मनुष्य के लिए जो ह्यूमन स्पीशीज है सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी के का जो इंसुलिन है वो पैनक्रियाज से निकल रहा है तो किसी का इंसुलिन आपके पेट से निकल रहा है, ऐसा होता है नहीं, सुना होगा आपने, ये सेम है। लेकिन हमने कहा क्वांटिटी तो वेरी कर सकती है यहाँ पर, इसीलिए तो हमने कहा कि किसी को डायबिटीज होती है और किसी को नहीं होती है। प्रोसीजर सेम है, सीक्वेंस आपने कहा सेम है, लेकिन आपने कहा उसकी जो इंटेंसिटी है हाई होगी या लो होगी वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। किसी की बॉडी में इंसुलिन ज्यादा मात्रा में रिलीज होगा और किसी के बॉडी में जो इंसुलिन है वो कम मात्रा में रिलीज होगा, लेकिन होगा सभी के पैनक्रियाज से, क्योंकि सभी के पैनक्रियाज में जो जीन है वो इंसुलिन के लिए क्या होगा, एक्टिव होगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या बात की है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जीन क्या है, यानी कि यूनिट ऑफ डीएनए है। इतनी बात आप समझ चुके हैं कि जो जीन होते हैं वही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक सीक्वेंस हम पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं यहाँ पर, एक सीक्वेंस हम पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं ये आपका डीएनए है, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये है आपका जीन, पार्ट ऑफ डीएनए, यूनिट ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ डीएनए, जो भी आप कहें। इस जीन से बनता है आरएनए, इस पार्ट ऑफ डीएनए से बनेगा आरएनए, राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका नाम होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड होगा। आरएनए से बनता है यहाँ पर प्रोटीन, और यही प्रोटीन क्या करती है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करती है। एक्चुअली में प्रोसीजर ये है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जीन कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट बोले तो हम ये कह सकते हैं कि जीन जो है वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर हम पूरा सीक्वेंस देखें तो हमने कहा पहले एक डीएनए के एक पार्ट है, एक पीस है जिससे आरएनए बनेगा, आरएनए एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएगा। ध्यान रखिए हर एक कैरेक्टर के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में आपकी जो स्किन कलर है उसके लिए भी सेम प्रोटीन बन रहा है, आपके आई कलर है उसके लिए भी सेम प्रोटीन बन रहा है, आपके जो हेयर का कलर है उसके लिए भी सेम प्रोटीन बन रहा है, ऐसा नहीं होता है। हर एक कैरेक्टर के लिए, अलग अलग कैरेक्टर के लिए प्रोटीन जो है वो अलग अलग बनता है। इतनी बात क्लियर है? एक बार इतनी बात समझिए, उसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ जीन क्या है, क्यों होता है और कैसे होता है। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इतनी बात हम समझ गए हैं। अब होता क्या है देखिए, आपको डिफरेंस समझना है यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में और इंट्रोडक्शन ऑफ जीन में, यानी कि जीन का परिचय कैसे होता है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो पॉलिनेशन है वो नहीं करवाया है, ना ही हमने पौधे को वहाँ पे ग्रो करवाया है। हमने क्या लिया है, पीबी को लिया है, ठीक है, पीबी यानी कि जो पैडी का जो एक पौधा है उसे लिया है, उसकी एक सेल को हमने लिया है। अब हमें पता है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये विजिबल नहीं है इसलिए ग्रीन कलर यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि ये जो जीन है यहाँ पर ये डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। यानी कि अगर इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता है तो किसकी वजह से, इस जीन की वजह से है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए, ये हटा लूं,
हमने सबसे पहले क्या किया है, इस सेल से इस डीएनए को क्या किया है, यहाँ पर आइसोलेट किया है, यानी कि हमने इस डीएनए को प्राप्त किया है। कैसे? क्योंकि प्लांट सेल की बात चल रही है, तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होगा, यहाँ पर सेल वॉल होगी, सेल वॉल में आपने कहा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स आती हैं, कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर आएंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म यहाँ पर आएगा। हमें क्या करना है, एक एक करके सब चीजों को हमें यहाँ से हटाना है, रिमूव करना है। जैसे हमने क्या क्या रिमूव किया है, यहाँ पे प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज हम यूज करेंगे, लिपिड को हटाने के लिए लाइपेज हम यूज करेंगे, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज हम यहाँ पर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए डीएनएज यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आरएनएज डाल रहे हैं तो आरएनएज आरएनए को डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। अगर हम प्रोटीएज डाल रहे हैं तो प्रोटीएज प्रोटीन को डिस्ट्रॉय करेगा, लाइपेज डाल रहे हैं तो ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा। अगर आपने डीएनएज डाल दिया है तो ये क्या करेगा, डीएनए को डाइजेस्ट कर देगा या फिर क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि हमें डीएनए चाहिए। अब हमने डीएनए को यहाँ पर क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, डीएनए की कटिंग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट हम यहाँ पर कट कर लेंगे, जिससे कि हमें क्या मिला, हमें डीएनए के अलग अलग फ्रेगमेंट यहाँ पर मिल गए हैं, और इसी में हमारा जो जीन है जो हमें चाहिए वो भी हमारे पास अलग यहाँ पर हो गया है, ठीक है। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ जीन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। जीन का नहीं कर रहे हैं, डीएनए का कर रहे हैं। जिस जीन के आपको आवश्यकता है उसे कहते हैं हम जीन ऑफ इंटरेस्ट और GOI, ठीक है। तो आप शॉर्ट फॉर्म इसकी याद रखेंगे, GOI, जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसे कहेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो जीन जिसमें हमें इंटरेस्ट है, वो जीन जिसकी हमें क्या है, आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि हमें सिर्फ इस जीन की आवश्यकता है तो बाकी के जीन को रिमूव कर ले यहाँ से, इसे हमने यहाँ पे रिमूव कर लिया है। इस जीन को डाला जाता है, एक व्हीकल होते हैं हमारे पास, व्हीकल यानी कि जैसे आप क्या कहते हैं, आपको स्कूल जाना होगा तो आप क्या करेंगे, गाड़ी में बैठ करके जाते हैं, तो गाड़ी हमारा क्या होती है, व्हीकल होती है या साधन होती है जो हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है। हमें भी इस जीन को इसी प्रकार के गाड़ी में रखना है, जो कि इस जीन को उठा करके कहाँ लेके जाए, PA के जीन जो डीएनए है उसके पास लेके जाए। तो उस व्हीकल को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ये आता है वेक्टर। क्या नाम है इसका, वेक्टर नाम है। तो ये वेक्टर होता क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है। किसका जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल, लेकिन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। यानी कि अगर हम देखें, ये बैक्टीरियल सेल होती है, इसका ये जेनेटिक मटेरियल होता है इस प्रकार से। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है जिसे हमने वेक्टर कहा है। अगर इस वेक्टर को हम बैक्टीरियल सेल से निकाल भी दें तो बैक्टीरिया पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मेन जेनेटिक मटेरियल है ये इसके पास है। तो ये हमारे पास आता है वेक्टर। अब हमने क्या करना है, इस वेक्टर में इस जीन को ऐड कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। इस जीन को यहाँ पर ऐड कर देना है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरी एक सेल हमारे पास आती है, ये तो क्या है, पूरी एक सेल हमारे पास है, ठीक है। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल भी आप बनाएंगे। ये जो वेक्टर आता है कहाँ आएगा, ये आता है सेल के अंदर, इस यहाँ पे डाला जाता है। अब ध्यान दीजिए, प्लांट सेल में जो होते हैं, देखिए वेक्टर जो है हमेशा वेक्टर ही यूज नहीं किया जाता है। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो हमेशा यहाँ पर वेक्टर ही यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर वेक्टर यूज किए जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तब यहाँ पर कुछ वायरस होते हैं जिन्हें हम वेक्टर के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हम वेक्टर शब्द नहीं लिखेंगे यहाँ पर। हमने कहा कि कोई एक चीज थी यहाँ पे, कोई एक साधन था जिसने क्या किया है यहाँ पर, इस प्रकार से, जिसने क्या किया है, इस पीस ऑफ जीएनए को यहाँ ट्रांसफर किया है, ठीक है। तो अभी के लिए आप वेक्टर नाम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेक्टर जो है वो बैक्टीरियल सेल के लिए ही यहाँ पे यूज होता है। अब हमने बेसिकली क्या किया है, सबसे पहले हमने PB का डीएनए यहाँ से निकाला, उस डीएनए के हमने अलग अलग खंडों में से विभाजित किया है, जिससे कि हमने वो जीन प्राप्त किया है जिसकी हमें आवश्यकता है। क्योंकि ये जीन जो है वो क्या करता है, यहाँ पे इस जीन का काम क्या है, जो डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी को बनाए रखता है।
अब हमने ये जीन उठा करके यहाँ ट्रांसफर किया है और किसके साथ ऐड कर लिया है, आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं, अगर बीच में ऐड करना है तो बीच में ऐड कर सकते हैं, तो हम यहीं पे कर लेते हैं इसे ऐड प्रकार से। हमने इसे क्या कर दिया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ना किसी प्रकार से हमने पौधे को उगाया है, ना ही हमने यहाँ पे पॉलिनेशन करवाया है। हमने क्या किया है, यहाँ पे इसके डीएनए को लिया है, इससे उस जीन को लिया है जिस जीन की हमें आवश्यकता है, जिस जीन की वजह से, जिस गुण की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में यहाँ पे संकरण करवा रहे थे। इसमें क्या थी, डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी ज्यादा थी, इसीलिए हम क्या कर रहे थे, इन दोनों का संकरण करवा रहे थे। उसी जीन को हमने लिया और यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट। इस प्रकार के डीएनए को अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि इस डीएनए का रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हो गया है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि इसमें दोनों जो जीन है वो आ गए हैं, अब आप सिंपली क्या करेंगे, इन्हें जब ग्रो करवाएंगे तो दोनों के कैरेक्टर इनमें आ जाते हैं। इसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीन या फिर जीन का परिचय। जब आप 11th-12th में जाएंगे तो 12th में आपके पास एक चैप्टर आता है डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है, और उसमें बायोटेक्नोलॉजी में आप पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर आप चीज़ों को बहुत बेसिक से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो अभी के लिए इतना समझिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम डीएनए को ट्रांसफर यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये टॉपिक हमारा पूरा होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।